हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस सीरीज, एनसीईआरटी का साइंस सीरीज, जिसमें हम देखेंगे 9th, 10th, 11th, 12th इन 4 क्लासेस के साइंस के चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जो कि हम लोग कथन के फॉर्मेट में देखने वाले हैं और कुछ प्रश्नों को हम लोग कुट के फॉर्मेट में भी रखेंगे, जिस तरह के आपका एग्जाम का पैटर्न चल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले देखने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1, साइंस का चैप्टर 1। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और आराम से वीडियो को देखिएगा और जितने भी प्रश्न इसमें बताए जाएंगे उनको आराम से एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझिएगा। सारी चीज़ें हमने एनसीईआरटी बुक से लिया है, तो कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखाऊंगा भी कि किस तरह से प्रश्न हमने बनाया। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट ये है कि प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिन्हें पंच तत्व, जिसमें वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश कहा गया। अच्छा, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को केवल उनके रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो सेकेंड पॉइंट तो वैसे भी गलत है और फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर सही होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं कहाँ से मैंने इस बुक में कहाँ से रेफरेंस में लिया है। तो सबसे पहले आप ये देखो, चैप्टर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसमें आप पढ़ोगे, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिन्हें पंचतत्व का पंचतत्व कहा जाता है। और ये पंचतत्व आप यहाँ पे देख पाएंगे कौन कौन से हैं। और एक चीज, सेकंड पॉइंट हमने जो देखा था कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति 2 तरह से, ठीक है, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया था। लेकिन यहाँ पर केवल लिखा गया था कि केवल उनके रासायनिक प्रकृति, जो कि ये पॉइंट गलत हो जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं पहला पॉइंट सही है, सेकंड गलत है। इसलिए अगर हमें बताना था कि कौन सा कथन सत्य है, तो केवल और केवल ए को टिक करेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको सारे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न हमने मतलब सभी प्रश्न कथन के फॉर्मेट में नहीं रखा है। लेकिन अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस सीरीज़ में क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए, ताकि हम और बेहतर तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकें। सेकेंड प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक क्या होता है। तो ये भी हमने अलग से नहीं लिया, ये भी आप देखोगे कि हमने बुक से ही लिया है। तो कह सकते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा घन मीटर, मीटर क्यूब होता है, यानी ऑप्शन बी होगा। देखो ये भी हमने इसी में से लिया है। यहाँ पर भी देखो, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक जो कि घन मीटर क्यूब होता है। आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है। तो क्लियरली यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है कि जब हम जल में नमक या शर्करा घोलते हैं तो जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि ऑप्शन बी, नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पदार्थ के कणों से मिलकर, मतलब पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर के बना होता है और इन कणों के बीच रिक्त स्थान भी होता है। जब नमक को पानी में घोला जाता है तो नमक के कण जल के कणों के बीच जो भी मौजूद खाली स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, उसमें पूरी तरह से समा जाता है, जिससे जल का स्तर नहीं बदलता है। अब ये कहाँ से हमने लिया, तो रेफरेंस के लिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखो सेकेंड पेज पे आप जाओगे तो क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है, देख पाएंगे कि जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, और यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्न पेपर में भी आपसे बनाया जाता है। बुक पढ़ने के बाद लगता है कि इसमें से क्या ही बन सकता है, लेकिन आप सामने देखो कि हमने किस तरह से प्रश्न आपके सामने रखा है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत छोटे से क्रिस्टल से पानी की अत्यधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। यह प्रयोग पदार्थ के किस गुण को दर्शाता है। अब इसका भी रेफरेंस मैं दिखाऊंगा कहाँ से हमने इस बुक को, मतलब इस बुक में कहाँ से लिया। तो सबसे पहले इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा, तो कह सकते हैं कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ये हमें दर्शाता है। चलो ये देखते हैं कहाँ पे दिखने को मिलेगा। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत छोटे से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा, यानी 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है।
इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं और ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। तो यही दिखाता है, यहाँ पर अंततः कह सकते हैं कि एक स्थिति में यह कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने कि हम इसे कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बस इसका निष्कर्ष था, राइट। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। यहाँ पे सही आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है कि तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति धीमी हो जाती है क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। ये तो पॉइंट पूरी तरह से गलत हो गया। गलत क्यों है, मैं आपको बता दूं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति जो है वो तेज होती है, ना कि धीमी होता है। और जब तेज होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट पूरी तरह से गलत होगा और ये रेफरेंस के रूप में आप देख पाएंगे, यहाँ पर मैंने मार्क किया होगा, देखो क्लियरली में मेंशन किया गया कि हाईलाइट कर देता हूँ कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से क्या होता है कि कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जबकि प्रश्न में तो ये उल्टा कह रहा था। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया। अब आते हैं सेकेंड। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण डिफ्यूजन कहलाता है और गर्म करने पर विसरण की दर तेज हो जाती है। ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे समझ पाएंगे, देखो मेंशन किया गया कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसका सामर्थ्य होता है सभी पदार्थों में एक समान होता है। ये पॉइंट गलत है क्योंकि कणों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। जैसे लोहे की कील में अधिक और चौक में कम होता है। इस तरह से हम समझेंगे, यहाँ पर लिखा भी गया होगा, कहाँ तो मैंने मेंशन किया है, देखो यहाँ पर मैंने हाईलाइट करके रखा है, पढ़ पाएंगे कि पदार्थों के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों के एक साथ रखता है, मतलब कणों को बांध करके रखता है, और इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये मुझे हाईलाइट करने का मकसद सिर्फ ये था कि बताना कि देखो सारे प्रश्न जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से हमने इस तरह से बनाए हैं, राइट। और आगे भी जितने भी प्रश्न होगा इसी तरह से होगा, तो मैं बार बार दिखाऊंगा नहीं। अब आप समझ जाना कि सारी चीज़ें हमने बुक से बनाया। समझ में आया? तो यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट और थर्ड जो कि गलत है, और सत्य के रूप में देखना है तो केवल और केवल यहाँ पर 2 होगा। तो ओनली यहाँ पे 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। समझ में आया? चलो, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करके जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाह्य बल लगाने पर ठोस टूट जाते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। अब यहाँ पे समझिए, पहला पॉइंट हमारा एक तरह से सही होगा क्योंकि बाह्य बल लगाने पर ठोस का आकार नहीं बदलता है, वे टूट सकते हैं, जो उनकी दृढ़ता को दर्शाता है। पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड कह रहा है कि चीनी और नमक को जिस बर्तन में रखा जाए वे उसी का आकार ले लेते हैं, इसलिए इन्हें ठोस नहीं माना जा सकता। ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि हम शर्करा या फिर नमक, चाहे शर्करा या फिर नमक को हाथ में ले या फिर किसी बर्तन में रखें, उनके व्यक्तिगत क्रिस्टलों का आकार जो है यानी शेप जो है कभी नहीं बदलता, इसलिए वे ठोस होते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट गलत हो जाता है, कहने का मतलब है। तीसरा कह रहा है कि स्पंज एक ठोस है परंतु इसके छोटे छिद्रों में वायु का समावेश होने के कारण इनका संपीड़न यानी कंप्रेशन जो कि संभव है। ये पॉइंट करेक्ट है। स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है, दबाने पर हवा जो है बाहर निकल जाती है जिससे इसका संपीड़न संभव होता है, फिर भी वह एक तरह का ठोस ही है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सही है। तो अगर अभी देखना होगा असत्य क्या है तो केवल और केवल 2 असत्य था, तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, केवल 2 असत्य, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उदाहरण नहीं है? पदार्थ का उदाहरण नहीं, तो यहाँ पे देखो बादाम, शीतल पेय, इत्र की सुगंध और विचार, थॉट्स जो है एक तरह से कह सकते हैं ये कोई पदार्थ नहीं है क्योंकि
विचार जो है, स्नेह जो है, घृणा आदि जो भावनाएं होती हैं, इनका कोई द्रव्यमान या फिर आयतन नहीं होता है, जबकि हम जानते हैं कि पदार्थ के लिए द्रव्यमान और आयतन होना चाहिए और जो स्थान घेरता हो, ठीक है। इसलिए ये पदार्थ नहीं है। बादाम, शीतल पेय और इत्र की सुगंध जिसमें कण हवा में फैलते हैं, तो इस तरह से कह सकते हैं कि पदार्थ है। तो कह सकते हैं राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा अभिलाक्षणी गुण जो कि मतलब कह सकते हैं प्रेक्षित होता है। तो ध्यान से समझिए कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और उनके बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में कमजोर होता है। इसलिए क्या करता है कि पानी के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होने के कारण उनके बीच का आकर्षण बल ठोस पदार्थों की तुलना में कम होता है, जिससे गोताखोर आसानी से पानी को काट पाता है। राइट, तो यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक लेने के लिए हम पास जाना पड़ता है। इसका मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? सिंपल सा प्रश्न है, आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आप सभी ऑप्शन पे नजर डालेंगे। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और विसरण की दर तीव्र हो जाती है। हमने ऊपर में ऑलरेडी ये सारी चीजें देखी थी, तो कह सकते हैं बी बिल्कुल सही है कि गर्म खाने से निकलने वाले जो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा होती है, जिससे वे वायु में तेजी से विसरित होकर के दूर तक पहुंच जाते हैं। अगला सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द्रवों का एक निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है, जिससे के कारण इसमें दृढ़ता पाई जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता। पहला पॉइंट तो यही गलत होगा। निश्चित जो आकार कह रहा है ये गलत होगा। निश्चित आकार नहीं होता है, वे बर्तन का आकार लेते हैं, मतलब जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार लेते हैं। लेकिन आयतन तो निश्चित होता है, आयतन थोड़ी बदलेगा, वो तो उतना निश्चित होता है। लेकिन ये चीज़ गलत था, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं बल्कि तरल होते हैं। ये करेक्ट है, क्योंकि द्रवों में बहने का गुण होता है, जिससे उनका आकार बदलता रहता है और वे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो ये तो करेक्ट है। अच्छा, तीसरा कह रहा है कि ठोस और द्रव का विसरण द्रव में संभव है, परंतु गैसों का द्रव में जो कि विसरण नहीं हो सकता है। ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि वातावरण की गैसें जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी जल में विसरित होकर के घुल जाती है, जो जलीय जीवों के लिए अनिवार्य है। तो ये तो पॉइंट पूरी तरह से गलत हो गया। तो यहाँ पर कहेंगे हमें सत्य बताना है, तो सत्य के रूप में केवल और केवल 2 है। यहाँ पर सिर्फ बी है, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलो, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर कम होती है, क्योंकि द्रव के कण बहुत पास पास होते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर जो है अधिक होती है, ना कि कम होता है। तो ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। राइट। सेकेंड कह रहा है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा उनके बीच रिक्त स्थान होता है। ये पॉइंट सही होगा, क्योंकि द्रव अवस्था में कणों की अवस्था की तुलना में, मतलब द्रव अवस्था में कणों की जो व्यवस्था है वो ठोस की तुलना में ढीली होती है। वे स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं और इनके बीच रिक्त स्थान भी अधिक होता है। तो सेकेंड पॉइंट तो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो कह सकते हैं कौन सा कथन सही है, तो केवल बी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ये सारी चीज़ें जो कि आपको पीडीएफ में मिलेगा पढ़ने के लिए एक्सप्लेनेशन, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सीएनजी आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, गैसों की उच्च संपीड़ितता के कारण इसे सिलेंडरों में भरकर उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं वे उसे पूरी तरह से भर देती हैं और उनकी दीवारों पर दबाव डालती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर हम कहेंगे इसका कारण होता है कि गैसीय कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, जिससे वे दीवारों से टकराते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। गैसीय अवस्था में कणों की जो गति होती है वो अनियमित और अत्यंत तीव्र होती है,
क्योंकि इसके जो कण होते हैं पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं और इस तीव्र गति के कारण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, जिससे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि घनत्व की परिभाषा क्या है और इसका एसआई मात्रक क्या होगा। तो देखिए, घनत्व का परिभाषा में ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन और किलोग्राम प्रति घन मीटर यानी केजी प्रति मीटर क्यूब इसका मात्रक हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। किसी तत्व या पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा डी होता है वो इस तरह से डिनोट किया जाता है, मास बटी वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, परंतु बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता है। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर हमारा पहला जो पॉइंट है वो एक तरह से सही होगा, क्योंकि कह सकते हैं कि सामान्य जो नियम के अनुसार ठोस भारी होता है, लेकिन बर्फ की विशेष संरचना के कारण उसका आयतन अधिक और घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए वो तैरती है। तो ये तो करेक्ट है। और बर्फ का घनत्व जल से कम होता है क्योंकि इसमें जो कि पिंजरानुमा संरचना में हवा के रिक्त स्थान होते हैं जो इसे जल से हल्का बनाते हैं। ये दोनों पॉइंट एक तरह से देखिए तो मिलता जुलता है, सही है। तीसरा आता है कि ठोसों में द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी कम होती है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है, ना कि कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट एक तरह से गलत होगा। तो सत्य कथन के देखना है तो 1 और 2 बिल्कुल सही होगा, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है। तो देखिए, सही व्यवस्थित है तो देखना है घनत्व का बढ़ता क्रम के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, यहाँ पर एक्चुअली बोला नहीं गया लेकिन ये घनत्व के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लेता हूँ, घनत्व का बढ़ता क्रम। ठीक है, बढ़ता क्रम। चलो अब बताते हैं। देखिए, घनत्व के बढ़ता क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे कम यहाँ पर वायु, फिर चिमनी का धुआं, फिर रुई कह सकते हैं, फिर उसके बाद जल, जल से थोड़ा घनत्व शहद का, शहद से बाद चौक, चौक के बाद सबसे यहाँ पर लोहा का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सबसे अधिक इसका सघन होगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के किस गुण को दर्शाता है। तो किसी ठोस का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कह सकते हैं कि कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है, स्ट्रेंथ को दर्शाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है, मतलब जिस पदार्थ का आकर्षण बल जितना मजबूत होगा उसे पिघलाने के लिए उतनी ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगला सवाल है कि तापमान का अंतर्राष्ट्रीय यानी एसआई मात्रक और 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारा तापमान है, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय यानी एसआई यूनिट जो है वो केल्विन होता है, और 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है उसको हम लोग केल्विन में अगर बदलेंगे तो 273.15 केल्विन बनेगा। तो कुल मिलाकर ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। परम शून्य ताप का यही होता है, तो राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर बनता है कि केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए दिए गए तापमान में 273 जोड़ना चाहिए। यानी केल्विन पैमाने से सेल्सियस में बदलने के लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं पहला गलत है, क्योंकि सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हम वहाँ पर जोड़ते हैं, लेकिन केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए 273 को घटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो होगा केल्विन माइनस 273, तब जाकर के ये बनता है डिग्री सेल्सियस, ये बनता है एग्जैक्ट। तो बस थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट मिस्टेक था, ध्यान से समझेंगे तब क्लियर होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकता है। और सेकंड में कह रहे हैं सेल्सियस पैमाने से केल्विन में बदलने के लिए इतना घटाना चाहिए, तो पहला पॉइंट तो गलत था। दूसरा यहाँ पर ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी उल्टा ही बोला गया है, तो दोनों एक दूसरे के उल्टा होंगे, तो कौन सा कथन असत्य है।
तो यहाँ पर कहेंगे कि दोनों के दोनों असत्य है, 1 और 2 दोनों असत्य है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि संगलन की प्रसुप्त जो ऊष्मा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, किसे कहा कहते हैं? तो संगलन की जो प्रसुप्त ऊष्मा है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक जो ऊष्मीय ऊर्जा होगी उसे ही कहा जाता है संगलन की जो प्रसुप्त ऊष्मा। यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को, मतलब वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्यमान मतलब द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, डायरेक्ट ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल यहाँ पर बनता है कि 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, मतलब दोनों का तो मतलब एक ही हुआ, तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक क्यों होती है? देखो ये भी अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जल के कणों ने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। मतलब कहने का ये हुआ कि 273 पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, क्योंकि पानी के कणों ने अवस्था परिवर्तन के दौरान संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लिया, यानी बर्फ ने। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, और यह किस प्रकार का गुण है? तो देखिए यहाँ पर हम कहेंगे कि एक तरह से वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, तो इसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उबलने लगता है मतलब क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, और ये एक तरह से यहाँ पर कह सकते हैं समिष्ट गुण माना जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब इसका अर्थ है कि द्रव के सभी कणों को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और वे उस वाष्प में बदलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है कि जल के लिए क्वथनांक का मान जो है 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन, क्योंकि सेल्सियस को आप केल्विन में बदलोगे तो 273 यहाँ पर ऐड करोगे तो 273 मतलब 373 हो गया। तो ये तो करेक्ट है, 373 केल्विन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहला पॉइंट करेक्ट है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट आता है कि 373 केल्विन तापमान पर भाप यानी वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा कम ऊर्जा होगी। ये गलत होगा, क्योंकि भाप के कणों की ऊर्जा समान तापमान वाले पानी से अधिक होती है, ना कि कम होती है। तो ये पॉइंट गलत हो गया। और तीसरा है कि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित की होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पॉइंट करेक्ट है, क्योंकि भाप के कण वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा सोख लेते हैं, जिससे वे अधिक ऊर्जा युक्त होते हैं और अधिक जलन पैदा करते हैं। ये आपने कई बार सुना भी होगा कि डायरेक्ट आग से जलता है और एक भाप से जलता है, तो भाप से जलन जब ज़्यादा महसूस होता है। इसका कारण यही होता है क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, अतिरिक्त ऊष्मा होती है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट हमारा सही होगा। तो कथन सत्य के रूप में 1 और 3 देखेंगे, 1 और 3 यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। ये पॉइंट हमारा कह सकते हैं गलत होगा, क्योंकि ठोस अवस्था से जब कोई पदार्थ सीधे गैसीय अवस्था में जाता है तो उसे हम लोग ऊर्ध्वापातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक है, सब्लिमेशन, तो ये गलत। अच्छा, सेकेंड आता है कि गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये जस्ट इसका अपोजिट हो गया। इसे हम लोग निक्षेपण कहेंगे, डिपोजिशन कहा जाता है, मतलब द्रव से डायरेक्ट ठोस में आना, सॉरी गैस से सीधे ठोस में आना, उसे हम लोग कहते हैं निक्षेपण। क्लियर? तो ये पॉइंट हमारा गलत। और तीसरा यहाँ पर आता है कि कपूर या फिर अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर वे बिना द्रव में बदले सीधे परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ये तो करेक्ट है ही। कपूर या फिर अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वापातित होने वाले पदार्थों में से उत्तम उदाहरण के रूप में इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं केवल और केवल असत्य के रूप में देखा जाए तो 1 और 2 असत्य था, 3 सही था। तो 1 और 2 ऑप्शन बी। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो फटाफट वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। नेक्स्ट कह रहे हैं कि शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहते हैं और इसे किस प्रकार संग्रहित किया जाता है।
तो बहुत बार ये पूछा था कि ड्राई आइस क्या होता है, शुष्क बर्फ क्या होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसे हमेशा उच्च दाब यानी हाई प्रेशर पर संग्रहित किया जाता है, क्योंकि दाब घटने पर यह बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ, ठीक है, ड्राई आइस कहते हैं। ऑप्शन बी होगा, राइट। नेक्स्ट कहते हैं कि गैसीय दाब के मापन का मात्रक एटमॉस्फेयर है, दाब का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? तो दाब का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पास्कल है, जानते हैं, ऑप्शन बी होगा। 1 पास्कल बराबर 1 एटीएम, यहाँ पर अगर कहें एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है, तो एटमॉस्फेयर 1 एटीएम बराबर आपका हो जाएगा 1.01 गुने 10⁵ पास्कल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल पे आते हैं। देखिए पहला पॉइंट यहाँ कि दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर हम गैस के कणों को अधिक दाब और कम तापमान पर मतलब कम तापमान के पास ला करके द्रवित किया जा सकता है, तो आसानी से बदल सकता है। ये पॉइंट करेक्ट होगा कि दाब बढ़ने और तापमान घटने से क्या होगा कि गैस जो है द्रव में बदल सकती है, ये तो पॉइंट करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण ही पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। ये तो सही है ही, क्योंकि ठोस के कण अत्यधिक पास होते हैं, द्रव में थोड़े से दूर होते हैं और गैसों में काफ़ी दूर होते हैं। मतलब अगर एक बॉक्स में लेता हूँ, मान लीजिए कोई ये सॉलिड है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी कण होंगे एक दूसरे में आपस से चिपके हुए इस तरह से होंगे, ठीक है, मतलब समझिए। और अगर एक तरह से ये हमारा मान लेते हैं इसे हम लिक्विड है, लिक्विड अगर इसे मानते हैं, तो इसमें के जो कण होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, मतलब थोड़ा सा दूर दूर, इसके तुलना में थोड़ा दूर। और अगर वही जो एक गैस का फॉर्मेट है, तो मान के चलो कि इसमें जो कण होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे, मतलब देख सकते हो। तो यही कारण होता है कि अंतर अवस्थाओं में अंतर होता है। तो सेकंड पॉइंट करेक्ट है। अच्छा, तीसरा आता है कि सिलेंडर में भारी गैस का दाब मतलब भारी गैस पर दाब लगाने से उसके कणों की दूरी बढ़ जाती है। तो ये गलत होगा, क्योंकि सिलेंडर में पिस्टन से दाब लगाने पर कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है, ना कि बढ़ती है। तो ये पॉइंट गलत है। अगर मान लो चलो इसमें अगर मैं ये गैस है और इसमें अगर प्रेशर लगाए तो क्या होगा, इनके कणों के बीच की दूरी सटने लगेगा, दूरी बढ़ती जाती है, ये गलत होगा कहना, कम हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमें बताना क्या था, सत्य क्या है। तो सत्य के रूप में केवल 1 और 2 यहाँ पर सत्य था, इसलिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 1 और 2 सत्य, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, वाष्पीकरण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर सतह पर हो सकता है। तो पहला पॉइंट करेक्ट है, यानी क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, करेक्ट है। सेकेंड कह रहा है कि वाष्पीकरण एक समिष्ट गुण है जिसमें द्रव के भीतरी भाग के कण वाष्प बनते हैं। यहाँ पर कहना ये गलत होगा, क्योंकि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, जबकि समिष्ट गुण नहीं, ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये पॉइंट हमारा गलत होगा। अच्छा, तीसरा आता है कि द्रवों के सतह पर स्थित कणों में अधिक ऊर्जा होती है जो उन्हें आकर्षण बल से मुक्त करती है। तो ध्यान से समझेंगे कि सतह के कणों के पास मतलब आसपास से ऊर्जा पाकर के आकर्षण बल तोड़ने की क्षमता अधिक होती है। वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये पॉइंट हमारा एक तरह से सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन सी, 1 और 3 यहाँ पर सही होगा, 1 और 3। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि विकल्प असत्य है। तो पहला पॉइंट असत्य बताना है। तो देखिए, सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, तो ये तो हमारा एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल सही है।
तापमान में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है, जी नहीं, तापमान में अगर वृद्धि होगा तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, असत्य के रूप में ऑप्शन बी, क्योंकि तापमान में वृद्धि होने से कणों की अधिक गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, तो यहाँ पर बी हमारा गलत है। आर्द्रता, यहाँ पे देखिए ऐसे भी प्रश्न पूछ जाते हैं कि आर्द्रता में कमी होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, तो ये करेक्ट है। वायु की गति में वृद्धि होने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, ये करेक्ट है। तो ये चारों चीज कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, तो आप अच्छे से याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं और इसके बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर वायु में विद्यमान जो जल वाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हम कहते हैं इसे आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ठीक है। और वाष्पीकरण की अगर देखिए जल वाष्प की मात्रा अगर यहाँ पर कहेंगे कि बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर जो है वो घट जाती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को हम लोग आर्द्रता, और हवा में पहले से ही जलवाष्प अधिक होने पर वह जलवाष्प आसानी से नहीं ले सकती है, तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, तो यहाँ पे सी होगा। अब कह रहा है कि तेज वायु में कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं, तो सिंपल सा यहाँ पर रीजन हम दे सकते हैं कि वायु के तेज होने से जलवाष्प की कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास जलवाष्प की मात्रा घट जाती है, तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी कहेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो देखिए 3 पॉइंट दिया गया, तीनों को पढ़ते हैं। पहला है कि वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं जिससे शीतलता होती है, तो यहाँ पर हम कहेंगे पहला पॉइंट जो कि बिल्कुल सही है, वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा हमेशा तंत्र अपने आसपास से खींचता है जिससे तापमान गिरता है और ठंडक महसूस होती है, तो पहला करेक्ट है। सेकेंड है कि हथेली पर एसीटोन यानी नाखून की पॉलिश हटाने वाला जो द्रव है गिराने पर हथेली से ऊष्मा अवशोषित होकर के वाष्पीकृत होती है और शीतलता महसूस होती है, यानी ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से संबंधित था, दोनों सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि तेज धूप वाले गर्म दिनों में छत पर जल छिड़कने से जल की गुप्त ऊष्मा सतह को और गर्म कर देती है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये गलत होगा, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा सतह मतलब जो गुप्त ऊष्मा है गर्म सतह से ऊष्मा खींच लेती है जिससे सतह ठंडी होती है, गर्म नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर और गर्म नहीं करती है, ठंडी होती है, तो ये पॉइंट गलत है। तो अगर हमें देखना था कि सत्य क्या है, तो एक और दो सत्य था, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, तो पहला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे तो सूती कपड़े हवा को रोककर शरीर को गर्म करते, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कह सकते हैं कि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है जिससे हमारा पसीना अवशोषित होकर के वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है और शीतलता मिलती है, तो ये तो बिल्कुल सही था, ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल कह रहा है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों दिखाई देती हैं। अब ये तो आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, यहाँ पर कह सकते हैं इसका कारण था कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे गिलास के संपर्क में आकर के कम हो जाती है और वह द्रव अवस्था में बदल जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि हवा में हमेशा अदृश्य जलवाष्प मौजूद रहती है और जब यह वाष्प बर्फ वाले ठंडे गिलास के संपर्क में आती है तो अपनी ऊष्मीय ऊर्जा खो करके ठंडी हो जाती है और गैस से सीधे द्रव यानी पानी की बूंदों में बदल जाती है, तो ऑप्शन बी हो जाता है। अगला सवाल है कि 300 केल्विन और 573 केल्विन तापमान का मान जो 0 डिग्री सेल्सियस मापने में क्रमशः क्या होगा। अब देखो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस मैंने बोला डिग्री सेल्सियस है, सॉरी, तो देखो 300 केल्विन मतलब 300 केल्विन और 573 केल्विन दोनों को सेल्सियस में बदलना है, तो सिंपल सा है कि केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए आप वहाँ पर घटाएंगे, तो आप यहाँ पर अगर हम घटाते हैं 300 में से आप 273 घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर कहेंगे 27 डिग्री सेल्सियस, और 573 में से 273 घटाओगे तो 300 डिग्री सेल्सियस, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला सवाल, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। भौतिक अवस्था क्या होगी, तो 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 250 डिग्री सेल्सियस गैसीय भाप में और 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव और गैस दोनों उबलता जल और वाष्प के रूप में, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है
अवस्था परिवर्तन के दौरान जैसे कि बर्फ के पिघलने या फिर पानी के उबलने के समय पदार्थ का तापमान स्थिर क्यों रहता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दी गई ऊष्मा का उपयोग जो कि कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को तोड़ने और अवस्था बदलने में होता है। तो देखिए, गलनांक या फिर क्वथनांक पर पहुंचने के बाद दी जाने वाली जो भी ऊष्मा होती है, तापमान बदलने के बजाय कणों के बीच के आकर्षण बल को वशीभूत करने और उनकी भौतिक अवस्था को बदलने में खर्च होती है। इस छुपी हुई ऊष्मा को हम लोग लैटेंट हीट के रूप में यानी प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, जिससे तापमान नहीं बदलता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि विसरण का प्रक्रम केवल गैसों में ही संभव है, ठोस और द्रव में नहीं। तो ये तो एक तरह से कह सकते हैं गलत होगा, क्योंकि ठोस, द्रव और गैस तीनों का द्रवों में विसरण संभव है, जैसे कि पानी में नमक का घुलना या फिर ऑक्सीजन का घुलना। तो ये तो गलत हो गया। सेकंड कह रहा है कि गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है, क्योंकि उनके कणों की गति तेज और उनके बीच रिक्त स्थान अत्यधिक होता है। ये बिल्कुल सही है। तेज होने का कारण यही है कि गैस के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है और उनके बीच रिक्त स्थान भी बहुत होता है, तो जिससे विसरण अत्यधिक तीव्र होता है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर सही होगा। तो सत्य के रूप में क्या देखेंगे, केवल 2, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करना है, आकर्षण बल के अकॉर्डिंग। तो देखिए, यहाँ पर हम कहेंगे कि आकर्षण बल में अगर देखा जाए बढ़ते क्रम में ना, बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे कम होगा ऑक्सीजन में, क्योंकि एक तरह से आपका ये गैस है, और फिर उसके बाद जल द्रव हो गया और चीनी ठोस के कण होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट है कि पोटेशियम परमैंगनेट को जल में घोलने पर स्वतः ही पूरा पानी गुलाबी बैंगनी हो जाता है, इसे हिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस स्वतः अंतः मिश्रण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हम कहेंगे विसरण कहा जाता है। ठीक है, विसरण कहा जाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों को अपने आप स्वतः एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित होना ही विसरण कहलाता है। हमने स्टार्टिंग में ही इसके बारे में देखा था। अगला सवाल क्या है कि रबर बैंड को खींचकर उसका आकार बदला जा सकता है, फिर भी इसे ठोस क्यों माना जाता है? तो यहाँ पर हम कहेंगे क्योंकि बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है और अत्यधिक बल लगाने पर टूट जाता है। तो यही तो है कि बाह्य बल लगाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है, लेकिन बल हटा लेने पर वो वापस अपने मूल आकार में आ जाता है। और यह ठोसों का जो प्रत्यास्था गुण यह है कि अत्यधिक बल पर यह दृढ़ता की सीमा को टूटने से टूट जाता है। मतलब अगर ज़्यादा बल लगाएंगे तो फिर तो टूट जाएगा, जब टूट गया तो फिर वो तो कह सकते हैं कि एक जो उसका स्ट्रेंथ था वो हमारा खत्म हो रहा। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है कि एलपीजी का पूर्ण रूप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस है, जो कि घरों में खाना बनाने में प्रयुक्त होता है। ये तो करेक्ट है। अच्छा, सेकंड कह रहा है कि द्रवों की तुलना में ठोसों का आयतन निश्चित होता है और वे आसानी से संकुचित हो जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये गलत होगा, क्योंकि ठोसों का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन होता है और उनकी संपीड़ितता नगण्य होती है। तो संकुचित होना ये थोड़ा गलत था, ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अच्छा, गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण उनके अत्यधिक आयतन को एक छोटे सिलेंडर में संग्रहित किया जा सकता है। ये पॉइंट गलत नहीं, सही है, क्योंकि गैस की उच्च संपीड़न क्षमता के कारण ही बड़े आयतन को छोटे सिलेंडरों में भर करके आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तो ये हमारा थर्ड वाला सही है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही था, तो सत्य ही बताना है, तो फर्स्ट और थर्ड को टिक करेंगे, ऑप्शन सी। और अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जो ठोस में न्यूनतम, द्रव में मध्यम और गैस में अधिकतम होता है। तो रिक्त स्थान तो बिल्कुल सही है कि ठोस में कम होता है, द्रव में थोड़ा सा ज़्यादा होता है ठोस की तुलना में, और गैस में सबसे अधिक होता है। तो पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकेंड कह रहा है कि गैसीय अवस्था में कणों की गति पूरी तरह से व्यवस्थित और समानांतर होती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये असत्य है, क्योंकि गैसीय अवस्था में कणों की गति पूर्णतः अनियमित, रैंडम तरीके से होता है और तीव्र होती है। कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होता है, इधर उधर भागते रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। तो ये गलत है। तीसरा कह रहा है कि तापमान की अंतर्राष्ट्रीय जो एसआई यूनिट है वो सेल्सियस है। तो ये भी गलत होगा, क्योंकि हमने देखा था ऊपर में केल्विन होता है। ठीक है, क्योंकि तापमान का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई केल्विन है, सेल्सियस नहीं। तो यहाँ पर कह सकते हैं
कि असत्य के रूप में 2 और 3 असत्य है, 2 और 3 दोनों असत्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है, ध्यान से देखिएगा, एलपीजी या ऑक्सीजन सिलेंडरों में गैस को किस अवस्था में संकुचित करके संग्रहित किया जाता है? तो यहाँ पे कहेंगे कि द्रवीकृत यानी तरल अवस्था में, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अत्यधिक उच्च दाब लगाने पर गैस के कण अत्यंत पास आ जाते हैं, जिससे वे गैसीय अवस्था से द्रवीकृत अवस्था में बदल जाते हैं, इसलिए रसोई गैस सिलेंडर में इसे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के रूप में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते चलते आपसे कुछ सवाल कि आप बताइए कि इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं, बिना कुछ बोले मत जाना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैप्टर 2 देखेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।